कभी सोचा है कि भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उन्हें असल में चलाता कौन है? आज हम इन्हीं विशाल संस्थाओं यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस की दुनिया को जरा आसान भाषा में समझेंगे। तो सवाल यही है कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों को कौन चलाता है। देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और यही बात इस पूरे टॉपिक को बहुत दिलचस्प बना देती है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेज आखिर हैं क्या, फिर उनकी रत्न या जूल कैटेगरीज को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि उनका योगदान और मकसद क्या है, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और आखिर में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के बड़े बदलाव पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइज, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में पब्लिक एंटरप्राइज एक ऐसी कंपनी है जिसकी मालिक और मैनेजर दोनों ही सरकार होती है। अब ये सरकार केंद्र की हो, किसी राज्य की हो, या फिर कोई लोकल सरकारी संस्था हो, मतलब कंट्रोल पूरी तरह से सरकार के हाथ में होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उनका मुख्य मकसद होता है पैसा कमाना, यानी प्रॉफिट। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस का पहला मकसद समाज का भला करना, यानी सोशल वेलफेयर होता है। यही वो बुनियादी अंतर है जो उनके हर फैसले की दिशा तय करता है। अच्छा, अब बात करते हैं इन सरकारी कंपनियों के स्टार परफॉर्मर्स की। सरकार अपनी सबसे अच्छी और मुनाफे वाली कंपनियों को पहचानने के लिए उन्हें एक खास दर्जा देती है। इन्हें हम ज्यूल या रत्न कैटेगरीज कहते हैं। आप इन स्कीम्स को एक तरह का प्रमोशन समझ सकते हैं। सरकार अपनी सबसे काबिल कंपनियों को थोड़ी ज़्यादा आज़ादी और ताकत देती है ताकि वो बड़े फैसले खुद ले सकें और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पाएं। तो ये एक पिरामिड की तरह है जिसमें 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर है महारत्न, मतलब महान रत्न। ये दर्जा 2010 में शुरू हुआ था। उसके बाद आते हैं नवरत्न यानी 9 रत्न, और फिर है मिनी रत्न यानी छोटे रत्न। महारत्न कंपनियां तो सच में इस सेक्टर के दिग्गज हैं, जैसे कोल इंडिया, BHEL, IOCL, सेल, ONGC। इनके पास बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है कि ये दुनिया भर में अपना बिजनेस फैला सकें। महारत्न के ठीक नीचे आती हैं नवरत्न कंपनियां। ये भी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं और इनमें भी ग्लोबल जायंट बनने की पूरी क्षमता होती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या MTNL। और आखिर में आती है मिनी रत्न स्कीम, जो 1997 में शुरू हुई थी। आज ऐसी लगभग 74 कंपनियां हैं। ये दर्जा उन्हें कुछ वित्तीय आज़ादी देता है ताकि वो अपने कामकाज को और बेहतर और कुशल बना सके। तो अब ये सवाल उठता है कि सिर्फ बिजनेस चलाने के अलावा इन सरकारी कंपनियों का असली मकसद क्या है? ये देश के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इनका मिशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है। इनका काम है देश की आर्थिक तरक्की को रफ्तार देना, ये सुनिश्चित करना कि देश के हर इलाके का विकास हो और आर्थिक ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाए। साथ ही जरूरी सामान की कीमतें काबू में रखना भी इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम 2017-18 की एक रिपोर्ट देखें तो तस्वीर काफ़ी मिली-जुली सी है। 244 में से ज़्यादातर कंपनियां, यानी 165, तो मुनाफे में थीं, लेकिन वहीं 78 कंपनियां घाटे में भी चल रही थीं। तो ये इस सेक्टर की एक हकीकत है। इनका एक बहुत बड़ा सामाजिक योगदान भी है। ये आय की असमानता को कम करने में मदद करते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले यहाँ सबसे बड़े अफसर और सबसे छोटे कर्मचारी की सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। इससे समाज में एक तरह का संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसा कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, यहाँ भी सब कुछ अच्छा नहीं है। अपने इतने बड़े योगदान के बावजूद इन सरकारी कंपनियों को कई बड़ी और अनोखी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इनकी कई दिक्कतें सीधे इनके सरकारी होने से जुड़ी हैं, जैसे काम करने का ब्यूरोक्रेटिक तरीका, फैसले लेने में देरी और बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी की वजह से कभी-कभी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। ये सारी बातें एक प्राइवेट कंपनी के फुर्ती के सामने इन्हें थोड़ा धीमा बना सकती हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? एक बहुत बड़ा कदम है डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। इस एक कदम ने इन कंपनियों के मालिकाना हक को एक नया आकार देना शुरू कर दिया है। डिसइन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है सरकार का अपनी किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेचना। ऐसा करने के पीछे अक्सर 2 बड़े कारण होते हैं।
या तो सरकार को फंड्स जुटाने होते हैं या फिर उस कंपनी के कामकाज को और ज़्यादा कुशल बनाना होता है। सरकार इसके लिए अलग अलग रास्ते अपनाती है। कभी वो अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेचती है, लेकिन 51% शेयर रखकर कंट्रोल अपने पास रखती है। तो कभी कभी वो 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेचकर मैनेजमेंट भी किसी प्राइवेट पार्टनर को सौंप देती है। ये ज़रूरत के हिसाब से तय होता है। तो कुल मिलाकर भारत का ये पब्लिक सेक्टर हमेशा एक कश्मकश में रहता है। एक तरफ उसे देश के विकास का इंजन बनकर दौड़ना है और दूसरी तरफ उसे अपने अंदर की बड़ी बड़ी ऑपरेशनल चुनौतियों से भी लड़ना है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इन आर्थिक दिग्गजों का भविष्य आखिर क्या है? क्या इन्हें और मजबूत बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए या फिर विनिवेश ही आगे का सही रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए हम आपको यहीं छोड़ते हैं।